हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सौरभ राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे पैराडॉक्स क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स में जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो वेक्टर चैप्टर का था। और वेक्टर चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक हमने करवाया था, आई थिंक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो चलिए अब इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर देखो, जो नाम से क्लियर है जीरो। अब ऐसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड लगभग जीरो हो और डायरेक्शंस क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, मतलब कोई डेफिनेट ना हो। एक पॉइंट लाइक है तब इसकी डायरेक्शन से जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसलिए इसको हम आर्बिट्रेरी कह सकते हैं। तो इसे हम कह देंगे जीरो वेक्टर। हम यूं कह सकते हैं ए स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ए स्पेशल types of vector which possess the zero magnitude and arbitrary direction इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो मैग्नीट्यूड होगी और आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस होगी, इसी को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो और इसके ऊपर एरो लगा देना। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए, जो जीरो वेक्टर है पहले ही बता रहा मैग्नीट्यूड लगभग जीरो होनी चाहिए, और जब मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी तो ऑब्वियसली जीरो वेक्टर है। तो अब जीरो वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? यदि आप किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर जीरो ही हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टीज में जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इनको हम क्या करते हैं, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वेक्टर जो है जीरो ही वेक्टर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह से यदि मान लीजिए कोई वेक्टर है ए और इसी वेक्टर का यदि नेगेटिव वेक्टर हो, नेगेटिव क्या होता है, जो डायरेक्शंस में अपोजिट हो, इसी वेक्टर का यदि नेगेटिव हो तो वो भी जीरो हो जाएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर हो जाएगी, है ना। फिर इनके बाद यदि किसी भी वेक्टर में यदि हम क्या करते हैं, जीरो वेक्टर को प्लस कर देते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, नॉट अल्टर्ड। इट में ये वेक्टर एज इट इज वेक्टर ए ही रह जाएगा। यदि हम वेक्टर ए को माइनस जीरो वेक्टर कर देते हैं तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इट मीन्स ये वेक्टर ए ही रह जाएगा। तो बच्चों ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगी। यदि किसी वेक्टर और उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो तो इसका नेट रिजल्टेंट भी जीरो हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन नाम से ही जीरो, जो लगभग सब कुछ जीरो हो तो जीरो वेक्टर, और प्लस करते हैं तो वेक्टर में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, माइनस करते तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो स्टेशनरी पार्टिकल्स है, इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल ए जीरो वेक्टर। स्टेशनरी की मीनिंग क्या होती है बच्चों, जब कोई चीज रेस्ट में हो, और जब कोई चीज रेस्ट में हो तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी
जो वेलोसिटी वेक्टर है वो जीरो हो जाएगी, क्यों चल ही नहीं रही है ना, रेस्ट में है ना, तो ऑब्वियसली जीरो वेक्टर। फिर इसी तरह से अब देखिए जो एक्सेलरेशन होते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। इट मीन्स जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होते हैं, और वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगी वो भी जीरो हो जाएगी। हम यूं कह सकते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज आल्सो जीरो वेक्टर, ये भी एक जीरो वेक्टर हो जाएगी, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये है ओरिजिन, ओरिजिन पे जो वेक्टर होगी वो जीरो वेक्टर हो जाएगी। हम यूं कह सकते हैं एट द ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ एक्स वाई प्लेन इज आल्सो जीरो वेक्टर। तो बच्चों ये है जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर में पहले ही आपको बताया गया जिनकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शंस क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, आर्बिट्रेरी हो, इसी को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर को हम जीरो के ऊपर एरो देके रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर देके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर किसी वेक्टर में जीरो से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं, माइनस करेंगे वेक्टर है और उसी का नेगेटिव वेक्टर होगी तो भी जीरो वेक्टर हो जाएगा, और किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे या जीरो वेक्टर माइनस करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जीरो वेक्टर का है। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। अब देखिए जो स्पेस में हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालना हमें स्पेस में। मान लीजिए स्पेस इट मींस 3D, ये है एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये 3D प्लेन है ना, और इस पे ये है ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, पी पॉइंट है, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है r1 वेक्टर। मैंने आपको बताया था पहले कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर की जाती है वो तो होती है पोजीशन वेक्टर। फिर दूसरी ये है क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट जो है इसकी पोजीशन वेक्टर है r2, और ये जो P2Q ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r, है ना। तो देखिए ये जो है वेक्टर में क्या किया गया है कि OP इट मींस P पॉइंट जो है इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो तो r1, और OQ जो है इसकी पोजीशन वेक्टर है r2। जो पोजीशन वेक्टर होती है ना बच्चों वो हमेशा और हमेशा कहां से मेजर की जाती है, ओरिजिन से, और फिर इस दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगी, ये होगा डेल्टा r। अब देखिए इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान लेते हैं P पॉइंट की, ये तो है x1, ये है y1 और ये है z1, है ना। फिर इनके बाद ये जो Q पॉइंट है ये हो जाएगी x2, ये है y2 और ये है z2। क्लियर? क्या देखा आपने, जो P पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो है x1, y1 और z1। x एक्सिस में x1, y एक्सिस में y1 और z एक्सिस में z1। फिर Q पॉइंट का जो है वो है x2, y2 और z2, ठीक है। चलिए अब जो x एक्सिस है इनकी यूनिट वेक्टर इनको i से, और इनकी यूनिट वेक्टर जो वो j से, जो इनकी यूनिट वेक्टर इनसे हम k से रिप्रेजेंट, इज दैट क्लियर। तो ये i j k ये यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। चलिए अब हमें ये निकालना डेल्टा r, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वही पोजीशन वेक्टर इन स्पेस 3D में।
तो देखिए, लेट अस पोजीशन वेक्टर ओपी इक्वल टू है R1, है ना। R1 इक्वल टू है X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 K। ठीक है, चलिए इनके बाद जो ये R1 है वेक्टर, इनका हम क्या करते हैं, मोड लेते हैं बच्चों। मोडलेस लेते हैं, वेक्टर कैंसिल आउट। यदि आप इस साइड मोड लेते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट करके स्केयर करना है। इट मीन्स इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, x1 की स्केयर प्लस y1 की स्केयर प्लस z1 की स्केयर, है ना। जो i की स्केयर, j की स्केयर, k स्केयर इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब इसी को हटा के, रूट को हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 की स्केयर प्लस y1 की स्केयर प्लस z1 की स्केयर की पावर 1/2। ये आ गया आपका R1। इट मीन्स इसे आप R1 लिख सकते हैं। वेक्टर से मोड कैंसल आउट। ठीक है, चलिए सिमिलरली R2 वेक्टर क्या, OQ इक्वल टू है R2 वेक्टर और इक्वल टू है X2I प्लस Y2J प्लस में Z2K। ठीक है, ये हो गया। इनके बाद फिर से इनका मोड लीजिए, R2 वेक्टर का मोड इक्वल टू अंडर रूट X2 की स्क्वायर प्लस Y2 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर, है ना। चलिए फिर से रूट को हटा के पावर 1/2। नो मोर डाउट्स, अंडरस्टैंड? ओके, चलिए x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर प्लस z2 की स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और जो PQ है, ये PQ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R। ठीक है, ओके। अब चलते हैं ट्रायंगल OPQ। इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होते हैं। दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होते हैं। तो क्या लिखे हम, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। ये हो गया। अब देखिए जो ये प्लस का है, लेफ्ट टू राइट ले चलते तो माइनस का, तो PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। और OP क्या है, OP है आपका R1 और OQ क्या है, R2। तो इनको हम ऐसे लिखते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, चलिए इट मीन्स PQ इक्वल टू डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। R2 वेक्टर है X2I प्लस Y2J प्लस Z2K माइनस R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है X1I वेक्टर Y1J वेक्टर Z1K वेक्टर। ठीक है, चलिए इनको ऐसे लिखते हैं हम, X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1J प्लस Z2 माइनस Z1K वेक्टर, है ना। अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, डेल्टा R वेक्टर का मोड लेते हैं
तो डेल्टा आर वेक्टर मोड इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की स्क्वायर, है ना। जो ये आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी को ऐसे लिखते हैं डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों ये है पोजीशन वेक्टर इन 2D। तो आप 2D में जब भी पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला निकालिएगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं डेल्टा आर। तो पोजीशन वेक्टर इन स्पेस इट मींस 3D में है ये। यदि आप 2D में निकालना चाहते हैं तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर इन ए स्पेस। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपना लामीज थ्योरम। यहां पे चैप्टर एंड हो जाएगा। ये वेक्टर चैप्टर में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे 1 बाय 1 आपको करवाया गया। इनके बाद देखिए छोटे मोटे टॉपिक हैं, इनको भी ध्यान रखना है। जैसे ये लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम किसे कहेंगे? यदि तीन फोर्स एक पॉइंट पे मीट कर रही हो और इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो क्या होगा, जो एक फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन एंगल ऑफ अपोजिट दो फेसेस, दो फोर्सेस का। इसी को हम लामीज थ्योरम कहते हैं। इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये तीन फोर्सेज है ए बी सी, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अब जो ये फोर्स ए है ना, ये प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल ऑफ अपोजिट टू फोर्सेस, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। हम यूं कह सकते हैं, इफ द थ्री फोर्सेस आर meeting at a point in equilibrium state, then one forces is proportional to sine angle of any two other forces is called Lami's theorem। इसी को हम क्या कहेंगे? लामीज थ्योरम। इट मीन्स ए अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन में साइन गामा। इसी को हम लामीज थ्योरम कहते हैं, है ना। तो बच्चों ये है लामीज थ्योरम। देखिए इस चैप्टर में जो 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को आपको करवाया गया था, डेरिवेशनल पोर्शन थे, उसे अच्छी तरह से देखना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करवाते हैं तो टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा और पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। फिर आप इसी तरह से पढ़ाई से दूर होते जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि पढ़ाई से कम हो जाए और आपकी पढ़ाई पे फुल स्टॉप लग जाए। तो इसी तरह से आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जहाँ पे जो डाउट्स है पूछिए कमेंट करके। कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, हम आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मतलब क्या है कि इस चैप्टर में जो है, जो भी आपने टॉपिक किया था, सारे टॉपिक के डेरिवेशनल पोर्शंस के रिजल्ट को याद रखना है। देखिए जैसे आपका आया हुआ था एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ, एडिशंस ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ। तो एडिशंस ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला क्या है? एडिशंस ऑफ
वेक्टर ट्रायंगल लॉ, याद है? तो ये था बच्चों आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? चलिए, इसी तरह से एडिशंस की जगह यदि आ जाए सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, यदि सब्सट्रैक्शंस आए तो क्या करना है आपको? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो था, ये प्लस जो इसमें है ये यहां पे माइनस हो जाएगा। इट मीन्स सब्सट्रैक्शंस में यहां आपको माइनस लगाना। याद कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये ट्रायंगल की बात थी, वेक्टर की बात थी, तो cos थीटा। तो इसी तरह से प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये है सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के सब्सट्रैक्शंस के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और देखिए इसी तरह से जैसे आपने देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने देखा था 2D में। जैसे 2D में आया हुआ था, एक में वेक्टर ए का दो कंपोनेंट था 2D में, ए एक्स और ए वाई, है ना, जिसके साथ थीटा उसमें कॉस, दूसरे में साइन। और वेक्टर की कंपोनेंट जो है 3 एक्सिस में देखिएगा तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड एक ऐड हो जाएगा। और जो यूनिट वेक्टर है आई एक्स के लिए आई है, तो इसके लिए ऐसे हो सकता है ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के, तो 3D में एक्स्ट्रा के ऐड हो जाएगा। तो बच्चों ये वेक्टर जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखना भी है, समझना भी है। कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछना भी है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिले तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में होनी चाहिए, ताकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूं और फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।